के फिजिक्स हम रिवीजन कर रहे थे और ये हमारा रिवीजन का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके आगे की चीजें समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब ने देखा कि हमारे पास जैसे दो चार्जेस रखे हुए हैं और पहली कंडीशन है कि दोनों रेस्ट पर होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, दो चार्जेस होना चाहिए, दोनों रेस्ट पर होना चाहिए और दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब ये इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, मतलब कि बहुत ही स्मॉल चार्ज होना चाहिए और दोनों जो चार्ज के बीच का सेपरेशन है काफी ज्यादा होना चाहिए। देयर बी टू चार्जेस q1 q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r। किस पर है? रेस्ट पर रखे हुए। कितनी डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं? r डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं। तो कूलम्ब ने बोला द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीस टू चार्जेस, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। एंड सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन वर्ड का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो दोनों तरीके का कोई सा भी फोर्स हो सकता है। अगर मान लो दोनों का नेचर जैसे कि सेम हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर देंगे। अपोजिट नेचर के हो गए, पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसलिए हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two charge present at rest, between two point charge present at rest is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them। जब इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कराते हैं तो आता है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या? f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाएगा k और q1 q2 अपॉन r स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद k के बारे में बात करते हैं। के जो होता है हमारा, यहाँ पे इसका नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आ रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, के की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, प्रैक्टिकली हमने फाइंड आउट करा। तो के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, या फिर के जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाए तो 9 × 10⁻⁹, और दोनों ही केस में इसकी यूनिट जो हमने फाइंड आउट की न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, इसकी यूनिट फाइंड आउट की। कैसे आती वो भी समझाएंगे। तो मतलब के की वैल्यू आप तो एक्सपेरिमेंटल जैसे आपको डेरिवेशन करना है तो 1/4 इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 9 × 10⁻⁹ रख सकते हैं। यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। देखो फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन ही रहेगी, कुछ भी हो जाए। ऐसे यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या, ऐसे सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन। फिर इसके आगे की बात करते हैं, अगर हमें के की यूनिट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? के को अकेला छोड़ दो, बाकी सबको f के पास ले आते हैं, तो आ जाएगा fr स्क्वायर अपॉन में q1 q2। तो यहाँ पे k की यूनिट निकालनी है तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ऐसे सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट मीटर रहेगी, और साथ में q1 q2 है तो दोनों चार्ज है, तो चार्ज मतलब कि कूलम्ब, और दो बार आ रहा है तो मतलब कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से k की यूनिट हमने निकाली न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। चाहे आप इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लो, डायमेंशन फार्मूला इसी फार्मूले से निकालेंगे जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला mlt इनवर्स स्क्वायर हो जाता है, मीटर मतलब कि l स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम्ब मतलब कि 80 होता है, ये हमें पहले से पता है, और स्क्वायर है तो दो बार हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, ml³ हो जाएगा, t स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर से ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर 2 हो जाएगी, इधर माइनस की पावर 2 ऑलरेडी है, तो t⁻⁻4 और a⁻⁻2, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर जाके पावर रेसिप्रोकल मतलब कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला है? k का डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझ लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसके लिए? एयर और फ्री स्पेस। एयर या फ्री स्पेस के लिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन नॉट से। इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू है। यूनिट क्या आएगी इसकी? बिल्कुल जो k की यूनिट आई ना, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पर समझे आप k की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती कि तो सिर्फ कांस्टेंट है, नंबर्स है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो देखो k की जो यूनिट है वो किसका रेसिप्रोकल मान लो? एप्सिलॉन नॉट का।
या फिर इन दोनों को इंटरचेंज करा दो। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, के की यूनिट का रेसिप्रोकल, तो जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो चुकी है, एप्सिलॉन नॉट की। एक बात और ध्यान में रखना कि अगर आपको यहाँ पर मीडियम चेंज करना है, जैसे कोई और दूसरा मीडियम रखना है, जैसे आपने यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं एयर या फ्री स्पेस में रख दिए, तो आपके पास क्या आया है वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। अगर आप इसी सिस्टम को उठाकर किसी और दूसरे मीडियम में रख देते हो, और दूसरे मीडियम में रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी वो समझना। इसकी वैल्यू हो जाएगी मतलब कि एफ के जो फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, where epsilon m is the absolute electric permittivity of medium। जैसे यहाँ पर एरिया फ्री स्पेस के लिए था, वैसे एप्सिलॉन m किसके लिए हो जाएगा, absolute electric permittivity of that medium। यहाँ पर सेम q1 q2 अपन r स्क्वायर ही रहने वाला है। ये फोर्स हो जाएगा दो चार्जेस के बीच में जब वो किसी मीडियम में रखना है अदर देन एयर और वैक्यूम। उसके लिए इस तरह से हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो समझना है वो ये है कि क्या कंडीशन है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। व्हाट आर द कंडीशंस टू अप्लाई द कूलम्ब्स लॉ, या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहली कंडीशन ये है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। बताया था मैंने शुरुआत से, पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो पता क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कहां से लग रहा है कहां पे नहीं लग रहा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए पहली कंडीशन तो ये कि दोनों चार्ज पॉइंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये रेस्ट पर होना चाहिए। रेस्ट पर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो अलग बात है, वो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो क्या होगा। अभी क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज के रेस्ट के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इसलिए चार्ज किस पर होना चाहिए, रेस्ट पर। तीसरी बात, R must be greater than 10 to the power minus 15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। R की वैल्यू 10 to the power minus 15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। क्यों, इसका कारण समझ लेते हैं। 10 to the power 15 मीटर minus 15 मीटर जो है, ये जो डिस्टेंस है इट इज द एटॉमिक न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब न्यूक्लियस की रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी तो कोई चलती नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है किसके सामने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के सामने। तो इस डिस्टेंस पे ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिल्कुल होना ना होना एक बराबर है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो डिस्टेंस है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहते हो तो चार्जेस के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस है 10 to the power minus 15 मीटर से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये होगी। इसके बाद हम 1 कूलम्ब की डेफिनेशन और देख लेते हैं कि 1 कूलम्ब को किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला F is equal to K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे K की कोई फिक्स वैल्यू होती है। यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं, लेट क्या है कि फोर्स जो लग रहा है दो चार्जेस के बीच में वो 9 × 10 to the power 9 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, K की वैल्यू तो फिक्स होती है, कितनी है, 9 × 10 to the power 9। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर, ये यूनिट होती। इसके बाद चार्ज की वैल्यू भी हम इक्वल मान लेते हैं कि Q1 Q2 इज इक्वल टू Q। हमने अज्यूम कर लिया कि Q1 Q2 दोनों इक्वल चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड Q के बराबर है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ये सारा अजम्पशन लेने के बाद यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया जाता है इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, 9 × 10 to the power 9 is equals to 9 × 10 to the power 9 into Q times of Q अपॉन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। ये पूरी से ये पूरी वैल्यू कैंसिल, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, मतलब Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और Q की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस या माइनस का 1 आ सकता है। तो मतलब कि इससे डेफिनेशन निकालते 1 कूलम्ब की क्या होगा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, the force of interaction between two charges 9 × 10 to the power 9 Newton placed at a distance of 1 meter, then each charge is said to be of 1 coulomb। ठीक है, क्या होगा, when force of interaction between two charges 9 × 10 to the power 9 Newton placed at a distance of 1 meter apart in air or vacuum, then each charge is said to be of 1 coulomb। यहाँ पर हम वैल्यू देख रहे हैं कितनी आ रही, 1 coulomb। मतलब दो चार्ज हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एंड अगेन मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ इंटरेक्शन, मतलब कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, इसमें से एक प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज 9 × 10 to the power 9 न्यूटन
are separated by a distance of 1 meter, then each charge is said to be of 1 coulomb. तब जाके हर एक चार्ज को हम क्या कहेंगे, 1 कूलम का चार्ज कहेंगे. तो ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ये पूरी बात थी कूलम्स लॉ से रिलेटेड. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको समझते हैं. जैसे कि मान लो एक अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एक रीजन क्रिएट है जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर सकता है. जैसे मान लो कोई बॉडी को हम अर्थ से ऊपर की सरफेस ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी उसे वापस नीचे की तरफ लेगी. यहाँ से नीचे की तरफ थ्रो करेंगे, अर्थ उसे वापस अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. तो लेकिन अगर हम किसी बॉडी को यहाँ पर ले जाकर छोड़ दें, अर्थ अब उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो चुकी है. और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा. वैसे लगता तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस होती है, एक सर्टेन रीजन क्रिएट हो जाता है जहां तक ये इफेक्टिवली वर्क कर सकता है. तो वो रीजन इसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड. उसी तरह से जैसे कोई एक मैग्नेट है, आपने नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि इसके आसपास भी एक रीजन क्रिएट हो जाता है. इसके आसपास भी अगर एक रीजन क्रिएट हो जाता होगा तो यहाँ पर जैसे कि हम किसी आयरन नेल को रख दे रहे हैं, आयरन नेल को रख दिया हमने यहाँ पर, तो क्या होगा कि अगर दूर रखी हुई इसके रीजन के बाहर तो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. लेकिन हमने क्या करा, इसको उठाकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो अब क्या होगा, मैग्नेट इसको अट्रैक्शन के कारण अपने पास खींच सकती है. तो क्या मतलब हुआ कहने का कि हर एक बॉडी जो भी फोर्स लगा रही है उसके सराउंडिंग में एक रीजन क्रिएट हो रहा है जहां तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, हम ओवरऑल क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्क कर सकता है. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज के सराउंडिंग में भी तो एक रीजन क्रिएट हो सकता है जहां तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वर्क कर सके, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. So the region around the charge up to which its force can be experienced by any other charge. देखो यहाँ पर अगर अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सपीरियंस करना है तो दूसरे मास का होना जरूरी है, बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स इज अप्लाइड बिकॉज ऑफ मास. और बिकॉज ऑफ मास मतलब कि क्या है कि यहाँ पे अगर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है तो किसकी वजह से, मास की वजह से. तो यहाँ पे अगर इसके ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सपीरियंस करना है तो दूसरे मास का होना जरूरी है. सिमिलरली यहाँ पर एक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मैग्नेट है, तो कोई दूसरा सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जिसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए. यही अगर आप प्लास्टिक को रख दो, तो प्लास्टिक को कहीं पर भी रख दो, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर अगर हमने चार्ज रख रखा है और इस चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो दूसरे चार्ज का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक दूसरा चार्ज नहीं होगा तब तक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला कोई नहीं होगा. मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो. पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली बात है रिपल्शन के कारण दूर जाने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन के कारण पास आने की कोशिश करेगा. वो डिपेंड करता है. बट दूसरा चार्ज होना चाहिए इस पहले से प्रेजेंट चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर दो चार्ज प्रेजेंट है, जैसे मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है, तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे सोर्स चार्ज. दिस चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. और जिस एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज कहलाता है हमारा टेस्ट चार्ज. तो जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज. और जो चार्ज ये जो फील्ड है उसको प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज. तो इस तरह से हमारे पास दो चार्ज हो जाते हैं. नेक्स्ट हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से डिफाइन की जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज होती है. ठीक है. जैसे कि एक कोई चार्ज है, इसका सराउंडिंग में एक रीजन क्रिएट हो रहा है जिससे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें हम सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो निकालना चाहे. जैसे कि सपोज यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ये एक बड़ा चार्ज होगा कैपिटल Q हो गया. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना चाहते हैं, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर किसी भी नेचर के हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है r, तो r स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब हमने यहाँ पर एक अजम्पशन ले लिया है कि लेट स्मॉल q इज इक्वल टू 1 कूलम. मान लीजिए
यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम मान लिया, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी को आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नाम दे सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका हुआ E इज इक्वल टू F बाय Q। मतलब कि क्या हुआ है कि यहाँ पर मान लिया जाए कि टेस्ट चार्ज से Q नॉट नाम दे रहे हैं, तो हम सबको क्या मान लेते हैं Q नॉट और अपॉन में Q नॉट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से हमें Q नॉट को हटाना था, तो हमने क्या करा, फोर्स की वैल्यू जो थी, फोर्स की वैल्यू, इसमें से Q नॉट को हटाना था, Q नॉट को हटाना तो तरीका क्या, डिवाइड करा दो, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सेम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से इसकी यूनिट को निकाला जा सकता है, जैसे F जो है हमारा फोर्स होता है, फोर्स यूनिट कूलम न्यूटन होती है, चार्ज यूनिट हो जाएगी कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। एक चीज और ध्यान में देने वाली बात है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डोंट हैव डायरेक्शन। सो वेक्टर अपॉन स्केलर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी कहीं ना कहीं सर्टेन डायरेक्शन होनी चाहिए। सो वी हैव डिफाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of force acting on a charge, मतलब जिस डायरेक्शन में किसी चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा होगा वही डायरेक्शन हो जाएगी उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ जो सोर्स चार्ज है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, यहाँ पर कोई बेचारा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज रखा हुआ छोटा सा, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा, अगर मान लो ये कैपिटल की पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल करेगा, रिपल करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, फोर्स अगर उस डायरेक्शन लग रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी इसी डायरेक्शन में होगी। अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, यहाँ पर देखो ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा था किधर, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगी। सपोज अगर हम नेगेटिव चार्ज रख ले तो टेस्ट चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज को नेगेटिव नहीं मानते, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मानते हुए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर एक डेफिनेट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो टेस्ट चार्ज तो हमारा फिर भी यूनिट पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज ही रहना है। अभी क्या करेगा, फोर्स अंदर की साइड लगेगा क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव के इनवर्ट रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांसफर हो रही क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमने सपोज किया हुआ कि हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सॉरी टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, तब जाके हमने इसकी डायरेक्शन को कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और बची, ई का डायमेंशन फार्मूला और निकाल सकते हैं। ई का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए न्यूटन और कूलम इन दोनों का डायमेंशन फार्मूले का रेशो निकालो। न्यूटन अगेन होता है ml t इनवर्स स्क्वायर, अभी देखा था थोड़ी देर पहले हमने। उसके बाद कूलम मतलब कि क्या हो जाएगा at, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ml t टू द पावर -q -3 पर a इनवर्स। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ml t इनवर्स q a इनवर्स, ठीक है। इतना हो चुका है हमारा कदम। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।